जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस फिर से एक नए लेक्चर में, जिसमें हम आगे स्टार्ट करेंगे कार्बन में आबंध कौन से होते हैं, सहसंयोजी आबंध, जो हम पहले थोड़ा पढ़ चुके हैं। फिर से वापस यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध को मैं पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी अब मैं वापस बता देता हूँ कि एक ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। वैसे ही ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं, तो ये सहसंयोजी बंध है। वैसे ही नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, इसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो ये भी सहसंयोजी बंध है। तो पहला एग्जाम्पल तो यही लिखा हुआ, मतलब पहला पॉइंट ये वाला। दूसरा पॉइंट क्या है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, फिर हम वापस एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसके बीच में क्या है, ये बंध है। ये क्या है, ये भी बंद है। और ये क्या है, ये भी बंद है। ये क्या है, हाइड्रोजन एक परमाणु है और ये क्या है, परमाणु है। ठीक है, पूरा मिलके क्या बना, एक H2 अणु बना, परमाणु प्लस परमाणु मिलकर अणु। वैसे ही O2 क्या बना, अणु बना, परमाणु प्लस परमाणु। वैसे ही N2 क्या बना, अणु बना। तो अब आते हैं पॉइंट पे, सहसंयोजी बंध। दूसरा पॉइंट में अणुओं के भीतर बोले तो जैसे कि ये फर्स्ट वाला अपना हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है। इनके भीतर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इन बंधों की बात कर रहे हैं। जो ये बंध बने हुए हैं, आबंध बने हुए हैं, इनकी बात कर रहे हैं। ये बंध तो क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, मतलब स्ट्रांग होते हैं। लेकिन इनका अंतरा अणुक बल दुर्बल होता है। अंतरा अणुक मतलब एक हाइड्रोजन है और इसी तरह से जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस सिर्फ H2 से बनता नहीं है। ये तो भी सिर्फ एक अणु है ना, ऐसे लाखों करोड़ अणु होंगे तो हाइड्रोजन गैस होगा। वैसे ही एक और H2 होगा, ऐसे ही एक और H2 होगा, तो ऐसे ही एक और H2 है। तो ये इनके बीच जो आपस में जो बंध बनेगा ना, वो वाला कमजोर होता है। तो कमजोर होगा तो क्या होगा, जब भी इसको हम गर्म करेंगे तो ये सारे ये वाले और ये वाले अलग अलग हो जाएंगे। H अलग नहीं होगा, H2 की फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ये वाला बंध तो स्ट्रांग है ना, मजबूत है, इस वजह से। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन में भी होगा और इसी तरह से नाइट्रोजन में भी होगा। तो यही दूसरा पॉइंट है कि सहसंयोजी बंध के अणुओं के भीतर जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन अणु, ऐसे बहुत सारे अणु हो सकते हैं। अपन यहाँ पे हाइड्रोजन इनकी बात कर रहे हैं। तो अगर ये होता है तो इनका क्या होता है, इनका क्वथनांक और गलनांक कम होता है। अब क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक का मतलब होता है कोई भी चीज़ का गलना, मतलब वाष्प बनकर ऊपर हो जाना। जैसे कि आपने पानी लिया और पानी को 100 डिग्री पर गर्म किया तो पानी क्या हो जाएगा, उबल जाएगा। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री। और गलनांक क्या होता है, जिस पे वो गल जाए। जैसे कि देखो, क्वथनांक में क्या होगा, जल से वाष्प बनेगा। कोई भी चीज़ अगर जल अवस्था में, मतलब द्रव अवस्था में, इसको जल ना लिख के आप द्रव समझ सकते हो। अगर वाष्प बनता है तो जिस तापमान पे बनेगा वो तापमान क्या होगा, उसका क्वथनांक। और कोई चीज़ अगर ठोस है और ठोस से अगर द्रव बन रही है तो वो क्या होगा, उसका गलनांक। जैसे कि मान लेते हैं बर्फ़ ठोस है और वो द्रव में बनेगा, तो किसी न किसी तापमान पे बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई माइनस में तापमान है और वो ठोस से द्रव बन जाएगा। कुछ ना कुछ तापमान पॉजिटिव आएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे 14 15 कुछ भी डिग्री, तो क्या होगा, वो गलनांक होगा। तो क्वथनांक की सिंपल सी परिभाषा आप देख सकते हो कि वह न्यूनतम तापमान जिसमें कोई वस्तु अगर जल से या सॉरी द्रव अवस्था से वाष्प में बदलती है तो वो क्वथनांक हो जाएगा। और कोई वस्तु अगर ठोस अवस्था से द्रव में बदलती है तो जिस तापमान पर बदलती है वो उसका गलनांक हो जाएगा। अब सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, इसको समझ लेते हैं। हम ये क्या पढ़ चुके हैं अभी तक कि ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सहसंयोजी बंध बनते हैं। ठीक है, और विद्युत का चालन किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से ही होता है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन खाली बैठे हुए क्या, इनके पास इलेक्ट्रॉन है क्या, खाली नहीं, सब आपस में बंधे हुए हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन के बंधे होने के कारण ही है जो विद्युत का चालन नहीं होता। आई होप आपको तीनों ही पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, ये कार्बन के बने हुए यौगिक है जिनका गलनांक और क्वथनांक जो है कम होता है। क्यों है, क्योंकि इनमें सब में क्या होता है, सहसंयोजी आबंध, जिनका गलनांक और क्वथनांक जो है कम होता है। मतलब दूसरे अणु या परमाणु से कंपेयर करें तो। ठीक है, क्योंकि इनके बीच सहसंयोजी बंध होता है।
आगे आते हैं भाई। अब एक ये नया टॉपिक है। अभी तक तो अपन आबंध के बारे में पढ़ रहे थे, सहसर्जी आबंध, और उन आबंधों को हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से समझा रहे थे। अब एक थोड़ा सा हटके टॉपिक है, कार्बन के अपर रूप। अपर रूप का मतलब क्या होता है कि वो वस्तु कार्बन से बनी हुई है लेकिन उसका रूप अलग है। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हो, हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हुए हैं, लेकिन दोनों का जो फिजिकल मतलब भौतिक रूप होता है वो अलग होता है। हीरा काफ़ी कठोर होता है, महंगा भी होता है। कोयला सस्ता होता है। और वैसे देखो, कोयला नहीं, यहाँ पर ग्रेफाइट लिखा हुआ है। तो ग्रेफाइट, आपने ग्रेफाइट का यूज़ किया तो है, लेकिन आपको शायद ध्यान नहीं होगा। आप जब पेंसिल लिखते हैं ना, तो पेंसिल के अंदर जो वो ब्लैक कलर का होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो ग्रेफाइट भी कार्बन का बना होता है और हीरा भी कार्बन का बना होता है। लेकिन दोनों चीज़ें कितनी सस्ती और महंगी आती है, मतलब उनका भौतिक रूप भी कितना। देखो, पेंसिल वो होती है, पेंसिल की जो नोक ब्लैक कलर की, वो कितनी सॉफ्ट होती है। आप उस पर हाथ ला के देखना, बहुत चिकनी होगी, सॉफ्ट होगी। लेकिन हीरा कितना कठोर होता है। तो एक ऐसी वस्तु जो मतलब अपरूप शब्द का मतलब क्या होता है, एक ही जो उसका जो केमिकल फॉर्मूला है, मतलब केमिकल की बात करेंगे तो उसमें हीरे में भी कार्बन है और ग्रेफाइट में भी कार्बन है, लेकिन उनका रूप अलग अलग है। ठीक है। तो रूप, कार्बन के अलग अलग रूप है। अपन ने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कार्बन बहुत ही हर चीज़ में पाया जाता है। तो अपन समझ नहीं पाते हैं कि कैसे पाया जाता है। तो आप यहाँ से एग्जांपल लगा सकते हो कि हीरा जो है वो कार्बन का बना हुआ है। तो आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप जिसमें सोच नहीं सकते ना, उसमें भी कार्बन हो सकता है, क्योंकि लगभग अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लगभग 99% वस्तुएं जो है कार्बन की ही बनी हुई है। ठीक है। अब कार्बन का अपरूप तो है। अब कार्बन का स्ट्रक्चर में देखो, सॉरी, हीरे का संरचना ऐसे होती है और ग्रेफाइट की संरचना ऐसे होती है। अब ये किस तरह से मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखो, जब मैं हीरे की बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये कार्बन एक है, इससे 4 और कार्बन जुड़े होते हैं। ये हो गए, इसको मैं सी से लेता हूँ, ये सी है ना, सी कार्बन। और फिर इसके बाद वाले से फिर 4 कार्बन जुड़े होते हैं इससे, इस तरह से। आप समझ गए? जैसे कि इसको भी कार्बन ही मान लो, तो हर कार्बन से 4 और कार्बन जुड़े होते हैं। मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, देखो ये कार्बन है, इससे सिर्फ 4 कार्बन ही जोड़ सकते हो। कार्बन जोड़ सकता है या फिर कोई और परमाणु जोड़ सकता है। यहाँ पे अपन हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं, तो ये इस तरह से संरचना बनती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बंध बनाता है। हीरे में क्या होता है, कार्बन अपने से ही जुड़ के, कार्बन कार्बन के अंदर जुड़ जुड़ के हीरे की संरचना बनाता है। मतलब क्या होता है, कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ करके हीरे की संरचना बनाता है। मतलब, तो इसकी देखो संरचना आप देख सकते हो, जो बीच में है उससे चारों तरफ एक इधर, एक इधर और एक इधर, एक इधर, ऐसे 4। तो हर कार्बन 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है, जो पेंसिल की नोक होती है ग्रेफाइट, मतलब उसकी संरचना कुछ वैसे नहीं होती। उसकी कैसी होती है, तो उसकी यहाँ पे देख लेते हैं। उसकी कुछ इस टाइप से होती है कि एक कार्बन, ये मानते हैं एक कार्बन, ये 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। कितने से, 3 से। तो इसको एक यहाँ मान लेते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। फिर अब और एक खाली होता है, देखो वापस देख लेते हैं इधर। ये रहा, देखो ये हर एक कार्बन है ना, वो 3 कार्बन से जुड़ा होता है और चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। जैसे कि ये हो गया, थोड़ा मैं अच्छे से इसको डायग्राम को बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हीरे में तो 4 कार्बन जुड़े होंगे और इसमें सिर्फ 3 कार्बन। कार्बन कार्बन है ना, कार्बन कार्बन जुड़ेगा, ये कार्बन और ये 3 कार्बन जुड़ेगा, 1 2 और एक इधर। फिर यहाँ कार्बन होगा, ये 1 और ये 2 और ये तीसरा ती वाला ये भी कार्बन, ये और इस तरह से फिर यहाँ कार्बन जुड़ जाएगा। इस तरह से जो है कार्बन जुड़ते जाएंगे और 3-3 की संरचना बनती जाएगी। देखो आप यहाँ पे एग्जांपल दे, जैसे कि देखो ये वाला बीच वाला, इससे कितने कार्बन जुड़े, 1 2 और 3। फिर इससे 1 2 और नीचे जुड़ा है 3, और फिर से 1, ये ऊपर जुड़ा है और ये नीचे 2 और 3। तो ग्रेफाइट के अंदर 3 कार्बन जुड़े होते हैं आपस में, कार्बन कार्बन से, और हीरे के अंदर 4 कार्बन जुड़े होते हैं। तो अब 3 कार्बन 4 कार्बन से मतलब क्या है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो हीरे के अंदर कितने जुड़े हुए, 3। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है खाली है इस ग्रेफाइट के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन खाली है क्योंकि बैठा हुआ है ना भाई, क्योंकि 4 शेयर कर सकता है, तो एक तो खाली है। अब ये क्या करेगा, देखो
अब आते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, ये तो मैंने बता दिया। इसमें प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल में होता है। एक ही तल में मतलब एक ही सर पे। देखो एक ही तल में ये पूरा क्या है, एक ऐसा तल, उसके नीचे दूसरा तल, मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है, इस तरह से होता है और एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं। और इनकी संरचना दृढ़ आयामी होती है। दृढ़ मतलब मजबूत होती है। और इनकी संरचना कैसे होती है, षटकोणीय। देखो षटकोणीय होना, 6 कोण बन रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 षटकोणीय होती है, ठीक है। और ग्रेफाइट चिकना और फिसलशील होता है, आपको पता है फिसलशील, आप हाथ ला के देखना, बहुत चिकना होगा, ठीक है। और हीरा विद्युत का कुचालक है। बस यहीं से आपको वो 4 जुड़ता है ना, 1 2 3 4, कि इसमें इलेक्ट्रॉन खाली होते नहीं, इसलिए विद्युत का कुचालक। और ये हीरा क्या, कठोर भी होता है। और विद्युत ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है और विद्युत का प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है, ठीक है। तो आपको कार्बन के अपर रूप समझ में आएगा कि एक हीरा है और ग्रेफाइट है, दोनों में डिफरेंस क्या है, आप इसके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। अब आते हैं भाई, एक और होता है कार्बन का अपर रूप, फुलरीन। ये फुलरीन किस टाइप का होता है, पहले आपको मैं बताता हूँ किस तरह से होता है। ये देखो कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है। इसमें क्या होता है, लगभग 60 का लगभग क्या एग्जैक्ट 7 कार्बन जो है कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं। इसका नाम जो है कैसा हुआ, देखो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले कार्बन 60 की पहचान की गई जिसमें कार्बन परमाणु को फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित किया गया, कि एक ऐसी संरचना है जिसमें 60 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणुओं को फुलेरिन नाम दिया गया। एक अमेरिका का आर्किटेक्ट था, उसने कुछ एक स्ट्रक्चर बनाया था। आर्किटेक्ट क्या करते हैं, मकान वगैरह बनाते हैं। तो वैसे ही कौन थे, ये आर्किटेक्ट बंकमिस्टर फुलर, इन्होंने एक संरचना बनाई थी जो इस तरह से थी। तो इस तरह से कार्बन की संरचना भी थी, तो इसलिए इस कार्बन का नाम क्या हो गया, बंकमिस्टर फुलेरिन की संरचना। तो ये भी कार्बन का रूप ही है। तो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फुलेरिन हो गया। फुलेरिन आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ध्यान रखना फुलेरिन में कितने कार्बन होते हैं, तो 60 कार्बन, ठीक है। इस तरह से जो है आपका ये वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे कार्बन के यौगिक कैसे बनते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यहाँ तक के जो कॉन्सेप्ट है वहाँ तक को अच्छे से रिवाइज करो। हीरा और ग्रेफाइट में इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो क्या है वो आप देख लेना। और हीरे की संरचना किस तरह से होती है और कार्बन के ग्रेफाइट की संरचना किस तरह से होती है, आप इसको रिवाइज करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहना।